नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां 90वीं इंटरपोल महासभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं और किस तरीके से वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर जो अधिकारी हैं संबंधित, उनसे मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री की और अब से कुछ ही देर में एक खास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस दौरान सुनने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम में किस तरीके से प्रगति मैदान से दिल्ली के ये सीधी तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इंटरपोल महासभा में संबोधित भी करेंगे। और देखिए 90वीं इंटरपोल महासभा ये है जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से मुलाकात करते हुए सभी से ग्रीट कर रहे हैं सभी को सीएम प्रधानमंत्री। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे जहां लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर। सीएम योगी ने राजदूतों और उच्चायुक्तों से मुलाकात की है जहां 15 राष्ट्रों में तैनात भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने मुलाकात जो है की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। राजदूत और उच्चायुक्त ने सीएम योगी ने विकास मॉडल को सराहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। वैश्विक पटल पर भारत की मजबूती में राजदूतों और उच्चायुक्तों का अहम योगदान। पीएम मोदी के मंत्र पर यूपी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजदूतों और उच्चायुक्तों का सहयोग प्रदेश के विकास में सहायक होगा। 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो एसके, देखिए किस तरीके से ये मुलाकात और मुलाकात के क्या नतीजे आगे रहते हैं, लेकिन फिलहाल किस तरीके से प्लानिंग चल रही है ताकि जो एक प्रचार प्रसार है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थापित की जा रही है, जो 3T फॉर्मूला अपना रही है सरकार, वो जो है दूसरे देश भी समझ पाए ताकि जो निवेश है वो आकर्षित हो पाए, उसको लेकर क्या प्लानिंग की गई है? बिल्कुल, हम बात करें तो यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम जो है उसके साथ आज जो उसके प्रतिनिधिमंडल था वो मुख्यमंत्री से मिला था। हालांकि कल देर शाम 15 देशों में जो भारत के राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, वो पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लंबी मुलाकात चली थी और रात का डिनर भी हुआ था जिसमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है जो कि फरवरी 2023 में प्रस्तावित है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब जो भारत के प्रतिनिधि उस देश में हैं या उस देश का अगर कोई उच्चायुक्त या कोई उसका राजदूत उत्तर प्रदेश में है तो उससे भी मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि सिंगापुर, कनाडा जैसे देशों के जो प्रतिनिधि हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि हैं, वो आए थे, मुख्यमंत्री से मिले थे और कल 15 देशों के जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम है उसके प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजों की जानकारी उस पूरे फोरम जो प्रतिनिधिमंडल थे उनको दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से विकसित किया जा रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आने वाले निवेशकों को फायदा दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडीज क्या है, विद्युत व्यवस्था और जल जैसी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश में क्या चीजें हैं। खासतौर पर अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात पूरी जो स्ट्रेटेजिक फोरम के सदस्य थे उनके सामने रखी है। हालांकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ डिस्कस होने के बाद अब जो करार हुआ है वो एक दूसरे की पार्टनरशिप के साथ होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने इस करार की घोषणा की है। मतलब उत्तर प्रदेश के साथ वो पार्टनर होंगे और पार्टनर इसलिए होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस दिशा में मील का पत्थर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उसमें 10
10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। हालांकि अगले ही महीने से, मतलब ये अक्टूबर है, और जब नवंबर के महीने से उत्तर प्रदेश सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं वो विदेश का दौरा करेंगे और विभिन्न देशों में जाकर उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग करेंगे। राजदूतों के जरिए भी ये संदेश दूसरे देशों में दिया जाएगा कैसे उत्तर प्रदेश में जो निवेश है उसकी अपार संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से निवेशकों को सुविधाएं दे रही है, कैसे उनकी सुरक्षा मुहैया करा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे उनको उपलब्ध करा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी सहयोग है वो निवेशकों को क्या मिल रहा है। हालांकि अगर हम स्ट्रेटेजिक फोरम के सदस्यों की बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में उसको लेकर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक सकारात्मक रवैया है निवेशकों के लिए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की यूएस जो डेलीगेट्स थे उन्होंने इसको सराहना की है। उनसे जो बातचीत हुई, जो उन्होंने कहा इस पूरी बैठक के बाद, वो भी न्यूज वन इंडिया लगातार दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें लगातार बेहतर ढंग से आगे बढ़ती हुई, और एक कोशिश भी है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो तो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आए। हालांकि इसके पहले की जो इन्वेस्टर समिट रही है वहां पर 4 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही थी, लेकिन इस बार का लक्ष्य भी बढ़ा है। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश की जो इकोनॉमी हो वो $5 ट्रिलियन की हो, उसमें उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है तो वो अपनी भूमिका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ बनाए। और लगातार आपको देख भी रहे कि उस दिशा में चीजें लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि विदेशी निवेश आए, कंपनियां आए, जहां एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में निवेश से कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उत्तर प्रदेश की बढ़ेगी। और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके से जो विदेशी प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इस दिशा में काम कर रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं उन चीजों को लेकर भी काम हो रहा है, चाहे वो इको टूरिज्म हो या विभिन्न जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, डाटा सेंटर को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हुई कि जिस तरीके से डाटा सेंटर का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश, आईटी सेक्टर में लगातार उत्तर प्रदेश आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, फिल्म उद्योग में भी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो इन बहुत सारी चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से जो यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम है उसके डेलीगेट्स को दी गई है, और निश्चित तौर पर उन डेलीगेट्स ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन प्रयासों को सराहा है। तो सीधे तौर पर अब हम देखिए ट्रिपल टी फॉर्मूले पर किस तरीके से काम कर रही है इसके सरकार, और इसके अनुरूप आगे क्या कुछ और प्लानिंग की जाती है, क्योंकि तमाम अभी ऐसे पहलू बाकी हैं कि किस तरीके से आगे भी प्रचार प्रसार करना है, उसको लेकर भी तैयारी होगी ताकि निवेश जो है आकर्षित हो सके, और इसके लिए क्या पूरा प्लानिंग रहती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इसके तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी, देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर, जहां 2:25 पर हेलीपैड पत्थरदेवा देवरिया पहुंचेंगे सीएम, कृषि मेला प्रदर्शनी अवलोकन करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 3:55 पर हेलीपैड सर्किट हाउस पहुंचेंगे गोरखपुर, प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो वहीं गोरखपुर के नगर निगम कार्यालय में खास कार्यक्रम, जहां शाम 5:30 बजे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 जिलों का खास दौरा, देवरिया और गोरखपुर का, जहां दोपहर 3:55 पर गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी, शाम 5:30 बजे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे, प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, गोरखपुर के नगर निगम कार्यालय में ये खास कार्यक्रम होगा। तो शाम 5:30 बजे भी खास कार्यक्रम, गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए लगातार ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान कानून व्यवस्था पर चर्चा भी वो करते नजर आएंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हुई है, पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। निजी कंपनी आर्यन का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा था जो कि हादसे का शिकार हुआ। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में क्रैश हुआ है यह हेलीकॉप्टर। केदारनाथ से लौटने के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि केदारनाथ के समीप गरुड़ चट्टी में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने की अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है।
राहत और बचाव कार्य हेतु एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, सीएम धामी का ये ट्वीट सामने आया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया हेलीकॉप्टर क्रैश पर। यूपी के डिप्टी सीएम का ये ट्वीट, जहां उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हुई जनहानि से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। देश भर में कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। आतंक के मकड़ जाल के खिलाफ एनआईए का एक्शन है, जहां गैंगस्टर केस में कई जगहों पर एनआईए की रेड पड़ रही है। तो दिल्ली समेत देश के 51 ठिकानों पर एनआईए का छापा। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में छापेमारी। यूपी में करीब 50 जगहों पर एनआईए की रेड। हरियाणा के 10, पंजाब के 4 जिलों में छापेमारी। एनआईए के टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के गैंगस्टर। आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए की गैंगस्टर पर सबसे बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है, जो देश भर के कई राज्यों में हो रही है। 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है और आतंकी जो कनेक्शन है वो खंगाला जा रहा है। और देखिए, लगातार क्योंकि रेड जारी है, तो अब ये संख्या 50 हो चुकी है। और अब खबर नोएडा से, जहां आवारा कुत्तों का बच्चों पर आतंक जारी। 1 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। सोसाइटी में बच्चों के मां बाप मजदूरी करते थे। लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में काम करते हैं मां बाप। जमीन पर कपड़ा बिछाकर बच्चे को लेटाया हुआ था। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इस बड़े हादसे में देखिए एक बच्चे की मौत हो गई है और जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने उस बच्चे को शिकार बनाया अपना, और इसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई है। उस बच्चे के जो माता पिता हैं वो मजदूरी का काम सोसाइटी में करते थे। और देखिए, लगातार आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से इस मासूम को अपना निशाना बनाया और इस बच्चे की मौत हो गई है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर आवारा कुत्ते जो हैं इंसानों को निशाना बना रहे हैं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। 1 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने इस तरीके से हमला किया, जहां कपड़ा बिछाकर माता पिता ने लिटाया हुआ था और मजदूरी का काम करते थे वो सोसाइटी में। और इसी दौरान जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने इस बच्चे को अपना शिकार बना लिया। और देखिए, इस वजह से इलाज के दौरान इस बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर्स की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये बच्चा था, क्योंकि बुरी तरीके से जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने इस बच्चे को अपना निशाना बनाया था। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आवारा कुत्ते जो हैं इंसानों को निशाना बना रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो रहा है कि जो सोसाइटी मेंबर्स हैं वो जो आवारा कुत्ते हैं उनको सोसाइटी के अंदर ही खाना डालते हैं, और इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी बिल्कुल जो लगातार जो है हरियाई सोसाइटियों से भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। अभी जो ताजा मामला यहाँ पर सामने आया है, महज वो एक छोटा सा बच्चा था मजदूर का, जो अंदर कार्य में महिला कर रही थी। वहां पर एक स्ट्रीट डॉग ने उसे काट लिया। बच्चा कल शाम में अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन उसकी तबीयत, क्या आप तस्वीरें देखेंगे तो इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं कि कोई भी देखकर एकदम चौंक जाएगा। जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद सोसाइटी निवासी जो है यहाँ पर हंगामा करते हैं। आज सुबह ही बच्चे को निजी अस्पताल में इलाज के दौरान जो मौत हुई थी, वहीं साथ में यहाँ पर मजदूर लोग भी पहुंचते हैं और सोसाइटी में एक रोष जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला। वहीं सोसाइटी निवासियों ने आरडब्ल्यू के अध्यक्ष का भी यहाँ पर बहिष्कार करते हुए नजर आए। वहीं सोसाइटी वासियों को कहना है कि लगातार ऐसी अलग अलग सोसाइटियों से घटनाएं सामने आ रही है, जिससे उनमें डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहीं साथ ही सोसाइटी वासियों ने कहा है कि उन्होंने जो आरडब्ल्यू के अध्यक्ष का यहाँ पर बहिष्कार किया है, तो वो दिवाली के मेले को भी सोसाइटी में लगने नहीं देंगे। देखिए, मौके पर सूचना पर पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, अथॉरिटी के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, अथॉरिटी के ओएसडी यहाँ पर इंदु प्रकाश पहुंचे थे, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ के आसपास के एरिया से जितने भी कुत्ते हैं उनको यहाँ से डॉग एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जाएगा, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। पूरा डॉक्टर, उनका कहना है कि मान लीजिए अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो आखिर ऐसा क्या था, क्या वो
कुत्ता जो है एकदम खूंखार था, भूखा था, क्योंकि देखिए और भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं लेकिन ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती है। लेकिन आज जो घटना हुई बड़ी ही दर्दनाक थी। यहाँ पर देखिए लगातार लोग भी आ रहे हैं, कुछ डॉग लवर्स भी है। हालांकि कुछ डॉग लवर्स का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर लोग पहुंचने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अब देखना होगा कि डॉग लवर्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी निवासी जो इकट्ठा हुए थे तो काफी हंगामा उन्होंने रोड पर बैठकर किया था। लेकिन अब यहाँ पर शांति है। लेकिन यही है कि जैसे एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी एक स्ट्रीट डॉग की वजह से। तो बिल्कुल, देखिए इस दुखद घटना से किस तरीके से आगे सीख ली जाती है ताकि इस तरीके के हमले आवारा कुत्ते ना कर पाएं और क्या इसके पीछे की वजह रही, इसको भी कैसे खंगाला जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां हथियार सप्लायर के ठिकाने पर रेड, असलाहा सप्लायर कुर्बान के घर पर एनआईए का छापा। कुर्बान के भाई रिजवान के घर पर भी छापेमारी की गई। कुर्बान का गैंग इंटरनेशनल अवैध असलाहा सौदागर कुर्बान की मौत के बाद साथी संचालन कर रहे हैं। एनआईए की टीम ने मौके से कई दस्तावेज खंगाले हैं। एनआईए के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुर्बान का गैंग इंटरनेशनल अवैध असलाहा का सौदागर है और कुर्बान की मौत के बाद से उसके जो साथी हैं वो इस पूरे गैंग को चला रहे हैं। तो वही एनआईए की टीम ने मौके से कई दस्तावेज खंगाल लिए हैं और इस दौरान कई दस्तावेज साथ भी ले गई है एनआईए, जिनकी अब जांच की जाएगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि एनआईए के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग चुके हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता परविंदर लोधी हमारे साथ जुड़ गए बुलंदशहर से। परविंदर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से ये पूरा गैंग काम करता है, हथियारों की सप्लाई करता है और दस्तावेज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एनआईए को दस्तावेज हाथ लगे हैं। परविंदर, मेरी आवाज मिल रही हो तो बताइए, क्या अपडेट मिल रही है? किस तरीके से एनआईए ने छापेमारी की, क्या कुछ जानकारी? जी उन्नति, बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले में जो कुर्बान के भाई है रिजवान, उसके घर पे एक सदस्य से एनआईए की टीम ने जो पूछताछ की है और काफी कई घंटे तक ये पूछताछ की गई है। हालांकि इस पूछताछ के दौरान कुछ एनआईए की टीम को कुछ सबूत और जो ऐसे जो कागजात भी मिले हैं जिनसे कहीं ना कहीं इस चीज की जो एनआईए की टीम को काफी जो साक्ष्यात मिल सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद, हालांकि इसके जो एक परिवार का सदस्य है वो विदेश में रहता है, उसकी भी जो इंक्वायरी करने में जो एनआईए की टीम है पूरी लगी हुई है। आखिर किस तरीके से, क्योंकि कुर्बान एक बड़ा अवैध हथियारों का सप्लायर था वाया नेपाल, जो जिस हथियारों की जो सप्लाई वो करता था। तो कहीं ना कहीं पूरा ये मामला अभी इसमें एनआईए की टीम है जो रेड मारे हुए है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पूछताछ के दौरान उन्नति कई जो खुलासे जो एनआईए की टीम है वो कर सकती है। बिल्कुल, और देखिए बताया जा रहा है कि अब जो है उसके पूरे जो साथी हैं वो इस पूरे गैंग को चला रहे हैं। तो ऐसे में उनमें साथियों में कौन कौन शामिल है, क्या नाम सामने आ चुके हैं उनके? जी बिल्कुल उन्नति, देखिए बता दें कि ये आखिर ये कुर्बान की गैंग का आखिर संचालन कौन कर रहा है, इस चीज की पुष्टि करने के लिए जो एनआईए की जो टीम है लगातार वो छापेमारी कर रही है। हालांकि वहां पे भी कई लोगों से उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं निकल के आया कि आखिर इस गैंग का सरगना कौन है। हालांकि जो भी इस गैंग से जुड़े हुए सभी लोग हैं उनकी जो बारीकी से जांच में एनआईए की टीम लगी हुई है। हालांकि जल्द ही जो एनआईए की टीम कुछ हालांकि अभी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि इसमें पूरा जो सहयोग है एनआईए की टीम का जिला जो पुलिस है वो लगातार कर रही है और जो भी वो होगा ये बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया परविंदर आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी के 4 बड़े शहरों में कूड़े से बनाई जाएगी सीएनजी। राजधानी लखनऊ में कूड़े से सीएनजी बनाने का प्लांट मंजूर कर लिया गया है। गाजियाबाद और प्रयागराज में प्लांट लगाने को मंजूरी मिली है। गोरखपुर को भी इसी महीने मिल सकती है ये मंजूरी। इन शहरों में पीपीपी मॉडल पर सीएनजी प्लांट बनेंगे। इंदौर की तर्ज पर यूपी के 4 शहरों में गीले कचरे से सीएनजी बनाने की तैयारी है। लखनऊ और गाजियाबाद में 300-300 टन कचरा योजना इस्तेमाल होगा। प्रयागराज, गोरखपुर में 200-200 टन कचरा रोजाना इस्तेमाल किया जाएगा और उससे सीएनजी बनाई जाएगी और इस प्लांट को मंजूरी देखिए मिल गई है। तो पीपीपी मॉडल के तहत अब इंदौर की तर्ज पर यूपी के भी 4 शहरों में गीले कचरे से सीएनजी बनाने की कवायद शुरू हो रही है। लखनऊ और गाजियाबाद में 300 टन कचरा रोजाना इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्रयागराज और गोरखपुर में 200 टन कचरा रोजाना इस्तेमाल किया जाएगा।
लखनऊ से अगली खबर, जहां लेवाना अग्निकांड में अफसरों पर कार्रवाई की मांग। जहां अग्निकांड में मारे गए जसप्रीत की मां ने अर्जी दी है, जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। एलडीए वीसी समेत 21 लोगों पर एफआईआर के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। एसीजेएम कोर्ट ने 9 नवंबर को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट तलब की है। 26 साल की जसप्रीत की अग्निकांड में मौत हुई थी। जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। 26 साल की जसप्रीत की अग्निकांड में मौत हुई थी, तो एलडीए वीसी समेत 21 लोगों पर एफआईआर के लिए अर्जी दी गई है। एसीजेएम कोर्ट ने 9 नवंबर को हजरतगंज थाने से रिपोर्ट तलब की। 26 साल की जसप्रीत की अग्निकांड में मौत हुई थी। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आईपीएस मणिलाल पाटीदार न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। महोबा कोतवाली में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक मणिलाल पाटीदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में तलब हुए महोबा जिले के विवेचक को न्यायिक अभिरक्षा में बयान दर्ज कराने की इजाजत दी गई है। तो कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक मणिलाल पाटीदार को जेल भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में कोर्ट में तलब हुए महोबा जिले के विवेचक को न्यायिक अभिरक्षा में बयान दर्ज कराने की इजाजत दी गई है। अयोध्या से अगली खबर, जहां मुख्य सचिव और डीजीपी आज अयोध्या का दौरा करेंगे। दीपोत्सव को लेकर राम की पैड़ी का निरीक्षण होगा। दीपोत्सव की तैयारियां और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। आज राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की भी बैठक होनी है। राम मंदिर की सुरक्षा और दीपोत्सव को लेकर मंथन होगा। कल अयोध्या दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, दीपोत्सव की तैयारियां, उससे पहले जायजा लेने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। आज राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक होनी है। राम मंदिर की सुरक्षा और दीपोत्सव को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाने के लिए, दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए बड़ी तैयारी है। और इसी सिलसिले में कल सीएम योगी आदित्यनाथ तो आज मुख्य सचिव और डीजीपी अयोध्या का दौरा करेंगे। उन्नाव से अगली खबर, जहां स्कूल प्रबंधक का अमानवीय चेहरा उजागर। फीस जमा न होने पर छात्रा को दिन भर खड़ा रखा। फीस न मिलने पर परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। क्लास में नहीं जाने देने से घंटों रोती रही छात्रा। बंगर मऊ के बाल विद्या मंदिर स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, फीस न मिलने पर परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। क्लास में नहीं जाने देने से घंटों रोती रही छात्रा। बंगर मऊ के बाल विद्या मंदिर स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक अमानवीय चेहरा सामने आया है कि किस तरीके से बच्चे को प्रताड़ित किया गया, महज इसलिए क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा थी। और स्कूल प्रबंधक का ये जो अमानवीय चेहरा है वो इस खबर से उजागर हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।